हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो कुछ देश में घटनाएं हो रही, जो वाक़यात हो रहे हैं, जो समाचार आपको मिलते हैं अधूरे, उनको पूरा कर लिया जाए, ताकि जो गोदी मीडिया जिस तरह से बदमाशी कर रहा है, जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाना चाह रहा है, वो कोशिश करते हैं हम कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। देश एक नए सियासी मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुका है और सियासी मोड़ इसलिए बहुत बड़ा है कि बीजेपी की एनडीए की सरकार को गिराने के लिए अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। पटना की मीटिंग के बाद अब बेंगलुरु में, और जो अलायंस का नाम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका एब्रिविएशन इंडिया बनता है। अब बीजेपी क्या कुछ करेगी, मोदी जी क्या कुछ करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन बेंगलुरु में अपोजिशन की मीटिंग थी, उसी दिन दिल्ली में एनडीए की मीटिंग की गई और पार्टियों की तादाद कहीं ज्यादा बताई गई। तकरीबन 37 या 38 पार्टियां उसमें शामिल हुई हैं। क्या कुछ है, देश के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं ZK फैजान साहब, जो पीपल्स अवेयरनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं, AMU स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और समाजी कार्यकर्ता के तौर पर देश भर में जाते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों को समझते हैं, मुल्क में क्या हालात हैं, सियासी हालात किस तरह के हैं। और चूंकि जो इंसान स्टूडेंट लाइफ में ही पॉलिटिक्स में आ जाता है, वो पॉलिटिक्स की नब्ज को जानता है। ZK फैजान साहब, वेलकम है आपका। बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस वक्त ये जो नया सिनेरियो बना है, उसमें आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ है जो कुछ ये नया नाम इंडिया दिया गया और बहुत ही मजबूती से सारी पार्टियां उसके साथ जुड़ गई, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, जैसा आपने फरमाया कि शुरू में ही कि मुल्क के जो हालात हैं, तो मुल्क के जो हालात जिस तरीके से हैं, उसमें मैंने बार बार ये बात कही कि सुधार नहीं हो सकता या चेंज नहीं हो सकता, तब्दीली नहीं आ सकती जब तक कि मौजूदा सरकार को बाहर न किया जाए। और मौजूदा सरकार को बाहर करने के लिए अपोजिशन पार्टियां जो मुत्तहिद हुई हैं, जो इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत अच्छा है और बहुत मुस्बत ढंग से वो चीज़ चल रही है। पहले जैसे पटना में इकट्ठा हुए, बातचीत चलती रही, कई मरतबा इधर उधर बहुत सारी पार्टियां आपस में बात करती रही, लीडर्स बात करते रहे, लेकिन पटना में कॉन्क्रीट उसका कुछ उसकी शक्ल नजर आई। उसके बाद फॉलो अप में बेंगलोर में उन्होंने मीटिंग की, अभी कल की बात है। तो सही आपने कहा कि बीजेपी उससे पटना की मीटिंग के बाद से ही घबराई हुई है, और वो घबराहट का सबूत यह है कि उसके बाद उन्होंने खुद अपने जो एलाइज हैं उनको इकट्ठा किया जो हैं, और कहाँ कहाँ से पार्टियां ले आकर के जोड़ करके उन्होंने, अभी आप कह रहे थे कि 38 पार्टियां, पहले 36 थी, फिर 38 हुई, और मैंने अखबार में देखा कि 39 पार्टियां हैं, मगर उन्होंने कोई लिस्ट उसकी आउट नहीं की है कि हमारी 39 पार्टियां कौन कौन सी हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है। उन्होंने पार्टियों को लाकर उन्होंने जोड़ करके 39 कर दिया है, तो घबराहट बहुत है। अच्छा, ये कहते हैं, हमने तो मोदी जी को देखा, मोदी जी हंसबे रवायत कह सकता हूँ या आदत कह सकता हूँ, उन्होंने वही अपनी सतही स्पीच दी, और सतही स्पीच में उन्होंने कि वो भ्रष्ट लोगों का टोला है जो वहाँ इकट्ठा हुआ है, और ऐसे हैं वैसे हैं, परिवारवाद के लोगों का टोला है, इकट्ठे हुए हैं। देखिए, कुछ खराबियां तो हिंदुस्तान की सियासत में है। परिवारवाद की बात अगर आप करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो वो तो एक जो कैसे वो दूर हो, क्या हो, वो तो एक दूसरा इशू है। लेकिन मौजूदा जो इशू है, जो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी मैं बात करता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान को लाके उस मुकाम पे खड़ा कर दिया है जहां हिंदुस्तान मुनाफरत की आग में झुलस रहा है। और जब उससे बाहर जब तक नहीं निकलेगा, तब तक हिंदुस्तान की तरक्की सही मानों में नहीं हो सकती। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई स्लोगन नहीं है, और अब जब अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा हुई हैं तो उससे वो खौफजदा हो गए हैं। उसी खौफ और दहशत के आलम में, मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ काज़मी साहब, उन्होंने कल जो मीटिंग की, आपने बिल्कुल सही बात शुरू में अपने उसमें कही कि जिस दिन उन्होंने बेंगलोर में रखी, उसी दिन उन्होंने यहाँ पर रख दी, और वो भी देखिए शाम को रखी, ताकि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां हो रही हो तो इनकी मीटिंग की रिपोर्टिंग यहाँ हो रही हो, और उसका जो आउटकम सामने हो, इनकी जो तकरीर हो,
ताकि जो गोदी मीडिया लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, जो सब लोग कर रहे हैं कि गोदी मीडिया जो है उस पे लग जाए। अब गोदी मीडिया हर तरह से मोदी जी को सही ठहराने पर, एनडीए के अलायंस को सही ठहराने पर, और उस अलायंस को कमजोर कि बहुत कठिन है, डगर पनघट की, रास्ते बहुत हैं, कैसे तय होंगे, क्या होगा, ये होगा। अरे भाई, जमकर खिलमन तो पहले, दाना दाना चुन के तू आ ही निकलेगी कोई बिजली जलाने के लिए। कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा, बात बिल्कुल सही है। इन लोगों ने कोई चेहरा मुंतखब नहीं किया। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुस्बत सिमत में जा रहे हैं। कोई चेहरा इनको मुंतखब भी नहीं करना चाहिए। जब इलेक्शन होगा, पार्टी जीत करके आएगी, पार्टियां जीत करके आएगी, इत्तेहाद जीत करके आएगा, जो इंडिया है, इंडिया जीत करके आएगा, तो फिर उस वक्त जो है कोई प्राइम मिनिस्टर तय हो जाएगा। जनता पार्टी फॉर्म हुई थी 1977 में, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कोई था? बड़े लीडर थे, चरण सिंह, बड़े लीडर थे, मुरारजी देसाई, चंद्रशेखर भी उसमें आकर के जुड़ गए थे, भगोना जी थे, क्या कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर थे, जगजीवन राम जी थे, बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन कोई चेहरा उन्होंने सामने नहीं किया। जब जनता पार्टी चुन करके आई तो मुरार जी उसमें बन गए। अच्छा, उसके बाद देखिए जब हालात बनते हैं, सरकार वीपी सिंह के बनी, उसके बाद दूसरी सरकारें भी जब आई, तो कोई कह रहा था कब देवगौड़ा बन जाएंगे, कोई कह रहा था कि आई के गुजराल बन जाएंगे, कोई कह रहा था। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर वगैरह कोई मसला नहीं होता जब हालात ठीक होते हैं। खुद मनमोहन सिंह जी का कहीं कोई नाम था? अरे इस बात नहीं नहीं, प्रणब मुखर्जी का तो नाम कभी कभी आता था कि अगर नेहरू खानदान से कोई नहीं बनेगा, ये मान लीजिए उसके बाद जो है सोनिया जी नहीं बनेंगी और राहुल जी नहीं बनेंगे, कोई नहीं बनेगा, बाहर से कोई बनेगा, तो प्रणब मुखर्जी का तो नाम लोग लेते भी थे। लेकिन मनमोहन सिंह का नाम तो कोई ले भी नहीं रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मालूम हुआ कि साहब मनमोहन सिंह बन गए और 10 साल तक उन्होंने सरकार बड़ी मजबूती से, अच्छे ढंग से, मैं कहूंगा कि चलाई। तो ये कोई मसला नहीं है, ये खाली दुष्प्रचार जो है, ये अपोजिशन एक कहते हैं सरकारी पार्टी जो है, उसका जो गोदी मीडिया है उसकी तरफ से हो रहा है, सीधी सीधी बात। अच्छा, दुष्प्रचार की बात, मेरा मानना यह है कि बहुत मुस्बत वे में काम चल रहा है और चलना चाहिए। अच्छा, मैं देखिए आपने दुष्प्रचार की बात कही, मैं कल ही जब ये दोनों मीटिंग गए हूँ, उसके शाम में आज तक में जो आजकल वो जी वाले पहुंच चुके हैं, सुधीर चौधरी, वो ये गिनवा रहे थे कि देखिए फला साल में केजरीवाल ने कांग्रेस के बारे में ये कहा था, देखो ये जाकर के मिल गए, अब कोई वसूल नहीं रहा। शरद पवार ने ये कहा था, अब ये जाकर के मिल गए। तो ये बिल्कुल, इन्हें 3 दिन की बात याद नहीं रहती कि मोदी जी ने भोपाल में एनसीपी के लोगों को सब कुछ सुनाया और 3 दिन में ही उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा था। और अजीत पवार जो डिप्टी सीएम जिसको बनाया है, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए थे। आज ये कल चीख के कह रहे थे कि बेंगलोर में सब करप्ट लोगों की बड़ी सतही तकरीर प्राइम मिनिस्टर करते हैं। काजमी साहब तमाम बातों को छोड़ दीजिए, सतही तकरीर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से अच्छी नहीं लगती, बुधवारी होनी चाहिए। अरे सब देखिए, सतही की बात तो ये कि उन्होंने इस हद तक कह दिया। कमाल तो काजमी साहब ये है, अल्फाज सतही होते हैं, उनका जो जेस्चर है और एक्शन है तकरीर का, वो भी सतही होता है। जैसे कोई मैं वही तो कह रहा हूँ, सतही की बात ही तो है कि दीदी ओ दीदी, और फिर लोगों की पहचान तो उनका लिबास होती है, और ये सब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात देखिए बहुत ही गैर अभी जो आप कह रहे थे कि वो अजीत पवार, अब उनके खिलाफ इतने करप्शन के चार्जेस थे लगाए, उसके बाद मालूम हुआ कि इनके साथ बैठे हुए हैं तो वो धुल गए। शिंदे और शिंदे के साथ जो तमाम लोग गए, उनके खिलाफ ईडी ये तमाम लगी हुई थी। अरे साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी उसको, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब जिसके खिलाफ ईडी में इतने खतरनाक केस, और उनके साथ एक और जो मिनिस्टर हैं उनका घर कुर्क हुआ है। मैंने जिसे कहा कि वो जो पटेल हैं उनके साथ जो गए हैं, जैसे मैंने कहा कि परिवारवाद वगैरह तो पूरे मुल्क का एक दूसरा मसला है, वो एक अलग बहस है। तो वो कैसे दूर हो, क्या हो, उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए। लेकिन परिवारवाद वगैरह जो है, अगर आप देखें, यहाँ भी लोग हैं, वहां भी लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन कुल अमित शाह का बेटा नहीं है क्या? राजनाथ सिंह का है, तो वो तो तमाम चीजें हैं। खुद ये पटेल वगैरह जो उसके अंदर अपना दल वगैरह वाले हैं, वो क्या है, चिराग पासवान क्या है, किस उसमें आया हुआ है कि नहीं? तो वो चीजें, वो तो एक जनरल इश्यू पर जब आप बात करें तो ये बात होनी चाहिए। मोटी मोटी बात यह है जिसके सिलसिले में बेंगलोर में खासतौर पर, पटना में भी बात हुई थी, वहां भी बात हुई, समझा आपने, कि मुल्क इस जगह पे खड़ा है।
मुल्क वहां पर खड़ा है जहां पर हिंदुस्तान के दस्तूर के कोई माने नहीं है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने तो वो दिलाई थी, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साहब गलत तरीके से दिलाई गई है, मगर वही बात कि भाई अब हम कुछ अच्छा, फिर उसके बाद जो अब दिलाई है संडे में दिलाई, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। और सुनिए, अब भी जो है क्या कहते हैं, दिल्ली वाला जिससे मामला है, दिल्ली में ऑर्डिनेंस ला करके जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कि भाई एलजी के राइट्स ये हैं और चुनी हुई सरकार के राइट्स ये हैं, और चुनी हुई सरकार को उसने अपहरण किया कि भाई जनता ने चुना है, तो उसके बाद दूसरे तीसरे दिन ऑर्डिनेंस लेकर चले आए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुनाफिकत की आग में मुल्क को ढकेल करके वहां पर ले जाया जा रहा है जहां से हिंदुस्तान, सही मानों में जो हिंदुस्तान है उसकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकेगी। काजमी साहब, हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क रहा है, हर जबान के मानने वालों का मुल्क रहा है। और देखिए, मैं तो पार्टीशन के बाद के वाकयात पढ़ता हूँ, तो मैं उस वक्त मैच्योर नहीं था, मैंने देखा नहीं, पैदाइश में भी उसकी पार्टीशन की बात की है, मगर जब मैंने होश संभाला तब से देखा फसादात तो इस मुल्क में हजारों हुए, बड़े बड़े फसादात हुए, लेकिन ये कि नफरत नहीं होती थी। फसादात हुए, फसाद हुआ, लोग अपना आए, उसके बाद जब खत्म हुआ, कर्फ्यू खत्म हुआ, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, लड़ रहे थे, बात कर रहे हैं, उसके बाद जब कर्फ्यू खत्म हो गया और हालात नॉर्मल हुए, एक हफ्ते 10 दिन के बाद फिर मिल के रह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की मुनाफरत पैदा की जा रही है वो चीज नहीं। देखिए, आपने फसादात की बात शुरू की, तो मुझे एक चीज में याद दिलाता हूँ कि मैं तकरीबन 40 साल से ज्यादा, 79 से मैं पत्रकारिता में हूँ, 79 से नहीं बल्कि 83 से। जी। तो तब से जो हमने फसादात बहुत से कवर किए, मैं जाता था बहुत सी जगहों पर, लेकिन आमतौर पर ये होता था कि 2-3 दिन फसादात हुए, उसके बाद मामला कंट्रोल हो गए, जैसे आपने भी बताया। लेकिन मोदी जी ने एक नया कल्चर दिया फसादात को भी। 2002 में जो गुजरात में हुआ, 3 महीने तक चले जी, यानी सरकार उसमें बाकायदा इन्वॉल्व नजर आई। इसी तरह से अब जो मणिपुर में हो रहा है, 2 महीने से ज्यादा हो चुके, वहां भी लगातार बाकायदा सरकार के इन्वॉल्व होने की बातें हो रही हैं। 300 से ज्यादा चर्च जलाई जा चुकी हैं या हमले किए जा चुके हैं। तो ये फसादात का भी कल्चर इन्होंने बदला है। कमाल तो ये है कि ये लफ्ज भी प्राइम मिनिस्टर बोलने को तैयार नहीं। और उसके बाद वो बाहर चले गए, लौट के आए, फिर बाहर चले गए। जी। और मणिपुर अभी जल रहा है। मणिपुर को बिल्कुल संभालने की कोई कोशिश नहीं। देखिए, ये तो एक इनके ऑर्गेनाइज्ड वे में कहना चाहिए और पैटर्नाइज्ड वे में कहना चाहिए, ये तमाम चीजें ये करवा रहे हैं ताकि उस मुनाफरत की आंत में वोट पोलराइज हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अभी बाहर गया हुआ था, मैं तो माफ कीजिएगा बिल्कुल जाके जमीन पे जहां लेबर काम करते हैं वहां से लेकर यहाँ तक मेरा टच रहता है। मैंने ये देखा कि लोग अब इस बात को महसूस करने लगे हैं कि भाई रोजी रोटी इससे चलने वाली नहीं है और मुनाफरत की आग जो हमको कुछ नहीं देगी। देखिए काजी साहब, एक बात मैं कहूंगा, ये जो इत्तेहाद हो रहा है, जो अलायंस हो रहा है, इनको ये बावर कराना पड़ेगा। मैंने जो इनका रेवोल्यूशन पास हुआ, जो तकरीरें इन्होंने की बेंगलोर में, अच्छी है, ठीक है, शुरुआत है, रिजर्व होकर बात करनी चाहिए। सेकुलरिज्म की बात उन्होंने बार बार कही है, और जो जातियां माइनॉरिटीज के साथ है, जो जातियां शेड्यूल कास्ट टाइप के साथ दूसरे उसके साथ हो रही है, उसका भी तस्करा किया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि, और मैंने पहले भी कई मतलब आपके इंटरव्यू में डिफरेंट उसमें कहा भी है कि इनको खुल करके मुत्तहिद होकर के, मुत्तहिद हो रहे हैं, खुल करके इनको हिंदुत्व के भूत को आम जनता पर से उतारना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनको मोदी जी का जो हिंदुत्व का स्लोगन है उसके खिलाफ मजबूती से सफारा होना पड़ेगा। जो बात मैं कह रहा हूं, इनको कहना पड़ेगा कि देखो हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व तुम्हें कुछ खाने को नहीं देगा। ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। वैसे इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और मैं बता दूं, जब तक हिंदुत्व का भूत आम जनता के दिमाग से ये नहीं उतारेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज जो मुझे याद आ रही है, कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस ने कई पुराने फैसले बदलने की बात की है, और उसमें अब ये खुल करके मुसलमानों के इश्यूज पर राहुल गांधी कम से कम बोल रहे हैं। अमेरिका में भी बोले, यहाँ भी कई जगहों पर बोले। तो ये ऐसा लगता है कि जब इन सेकुलर पार्टियों को ये समझ में आ जाएगा, जिस तरफ आप ले जाने की बात कर रहे हैं, कि वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो कहानी कि राहुल गांधी मंदिरों में भी जाएं, बार बार जाएं, वो देखिए कोई भी जिस भी मजहब से है उसे कहीं भी जाने की कोई रुकावट नहीं है और ना कोई सियासत मना करती है। लेकिन अगर
आप सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर सेकुलरिज्म को धूमिल कर देंगे या फेड कर देंगे, तो वो जाहिर है मुल्क के लिए। देखिए, हिंदुत्व का जितना भी फायदा है, हाँ, वो बीजेपी को ही मिलेगा, जी, वो जी, आपको जी, मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो आप साफ हिंदुत्व के चक्कर में क्यों अपने आप को, हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही आपने कि हिंदुत्व का फायदा जब भी कोई भी बात करेगा वो मिलेगा बीजेपी को, आरएसएस को, क्योंकि वो उसको बहुत ही ऊंची आवाज से उस बात को मजबूती से कहना पड़ेगा कि क्या हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र क्या कर देगा। जी, और मजबूती से कहना पड़ेगा। जैसे केरल कर्नाटक में जब सरकार आई, तो सरकार ने, आपने सही बात कही, मैंने उस पर बयान भी दिया था, दैट इज ऑन रिकॉर्ड, कि इन्होंने आने के बाद कहा कि हम सावरकर वगैरह को उससे कोर्से से हटा रहे हैं। उसने हिजाब के ऊपर बात कही उसने, और दूसरी इश्यू पे उसने कहा 4% जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन है वो रहेगा, लेकिन सावरकर वगैरह को हटा रहे हैं। अभी मैंने देखा है कल प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर कोई एयरपोर्ट का कोई टर्मिनल है क्या उद्घाटन किया है अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में, तो वो सावरकर का मुजस्समा लगाया गया, उन्हीं के नाम पर एयरपोर्ट किया गया। कहना चाहे कि 42 पावर हम ये तमाम हटा देंगे। बिल्कुल सीधी बात, मजबूती से कहने की जरूरत है, और मजबूती से कहने पर ही लोगों को विश्वास भी होगा, और लोग तभी पूरी मजबूती से साथ में आएंगे। तो अच्छा, एक चीज और, आप सियासत को इतने नजदीक से देखते हैं, एक फॉर्मूले पर बात हो रही है कि ये जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया, और इंडिया दैट इज भारत, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने कोई एक वीडियो देखी किसी बीजेपी के लीडर की, तो उसने कहा कि ये जो इनका इंडिया बना है, सब टूट फूट जाएगा। तो मैं बीच में बात कहूँ, ये घबराहट है जब वो ये कहते हैं कि ये जो है उनका टोला है, भ्रष्ट लोगों का टोला है, फला है, और जो है हमें गिराने के लिए है। अरे भाई, तुम्हें गिराने की बिल्कुल है, तुम्हें उखाड़ फेंकने की बात हम कर ही रहे हैं, इसमें कुछ हुई बात थोड़ी है। तुमको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, हमारी सरकार नहीं जाएगी तो काम कैसे बनेगा? हम इसीलिए मुतहिद हो रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए मुतहिद हो रहे हैं, ये खुलकर, इसमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि तुम्हें उखाड़ के फेंकना है, तुम्हें उखाड़ के फेंकना है, और बिल्कुल उसी तरह से देखिए। अच्छा, और जब कहते हैं कि हम डरते नहीं, तो मुझे वो मिसाल याद आ रही है। देखिए, एक बात बताऊं आपसे कि वो आपने भी सुना होगा, कभी एहसास भी हुआ होगा, जैसे वो रहता है ना कि आदमी जब जाता है गांव वगैरह में, इस तरह से मालूम है कि उस पेड़ पर जो है वो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कोई इस तरह का बड़ा पुराना, उस पर भूत रहता है। तो जब वहां से आदमी गुजरता है तो उसके रोकते डर के मारे खड़े होते हैं। तो वो मालूम है जोर से क्या बोलता है, अरे हम भूत शैतान से डरते नहीं है, हम डरने वाले नहीं, जबकि ये उसका डर बोल रहा है, डर ही बोल रहा है। तो ये कहते हैं कि हम डर नहीं रहे हैं, दरअसल ये बात जो है उनका डर बोल रहा है कि हम डर नहीं रहे, बिल्कुल घबरा गए हैं, बिल्कुल घबरा गए हैं। ये हमारी 26 पार्टी है, तो हमारी पहले 36 कहा, उसके बाद 38 कहा, आज अच्छा वो 36, सुनिए, लिस्ट नहीं दे रहे हैं कौन से हैं, क्या है। अच्छा, 36 और 38 की कहानी ये है कि कुछ यूट्यूबर्स ने बाकायदा इस पर काम किया है, और उनका कहना यह है कि बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं, 37 या 38 जितनी भी हैं, उनको टोटल पिछले इलेक्शन में 2 करोड़ 10 लाख वोट मिली थी, सारी पार्टियों को तकरीबन, यानी 35 पार्टियों को सिर्फ 2 करोड़, और जो कांग्रेस के साथ पार्टियां हैं उनको तकरीबन 14 करोड़ से कुछ ज्यादा वोटें मिली थी। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टीज का गेम है, वो फिगर्स दिखा करके ये कोशिश करना, और फोटो बहुत ही दिलचस्प है। मैं ये उर्दू का अखबार इत्तेफाक से मेरे सामने है, एक फोटो ये है जिसमें मोदी जी खड़े हैं और अलग अलग खड़े कर रखे हैं उन्होंने सारे लीडर्स, हाँ, और ये इधर बेंगलोर की फोटो है। तो इस तरह से उन्होंने फोटो खिंचवा करके ये दिखाया कि 40 लोग हमारे पार्टी के उनको बुला करके। अच्छा, मैं जो सवाल पूछने वाला था वो ये कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब अपोजिशन जो ये इकट्ठी हुई है इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, ये यूनिफाइड एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करने का प्लान बना रही है, और ऐसी 250 से 350 सीटें हो सकती हैं। उस हालत में क्या सूरत हाल बनेगी, आपको क्या लगता है? नहीं, उस हाल में बिल्कुल सूरत हाल ठीक रहेगी। समझा आपने, ये सब तो गणित होती है, और यहाँ से इतना वोट जाएगा, कटेगा, फला होगा, ठेका होगा। लेकिन देखिए, मेन चीज क्या है, एक माहौल बनता है, एक हालात बनते हैं। जो लोग अपोजिशन की यूनिटी के ताल्लुक से जब लीडर्स मिला करते थे, कुछ नहीं होने वाला, जब पटना में लोग मिले तो उसमें सीरियसनेस नजर आई, और लोगों ने दूसरे अंदाज से सोचा। अब बेंगलोर की मीटिंग के बाद लोग दूसरे अंदाज से सोच रहे हैं। तो जब हालात बनते हैं ना,
तो मामला बन जाते हैं। जनता पार्टी क्या थी? हाँ, जनता पार्टी जब इंदिरा गांधी उस जमाने में थी, इंदिरा हाँ। गांधी के ने जो किया था इमरजेंसी जो लगाई थी, तो जब जनता पार्टी बनी तो यही तो हुआ था, 1 to 1 खड़े किए लोगों ने, तमाम के तमाम लोग मिल गए थे। कहाँ आरएसएस तो कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब मेरा मतलब बीजेपी तो थी नहीं, जनसंघ थी, एस्ट्राइल बीजेपी कह सकते हैं। तो वहाँ कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, कहाँ ये कहाँ दूसरी पार्टियां। और कमाल तो ये है कि जेल के अंदर आरएसएस के लोग भी बंद थे, जमात इस्लामी के लोग भी बंद थे, और वो उनका लोटा में उनको ला के पानी देते थे। तो जब हालात इस तरह के होते हैं तो वो हालात बन जाया करते हैं। मेरा मानना है कि 1 to 1 जब फाइट होगी तो इनको यकीनन शिकस्त होगी। तो ये बहुत ही और जो परसेंटेज बताई जा रही है, मेन चीज जो है काजी साहब, वो माहौल बनाने की है। और माहौल बन रहा है, बहुत तेजी से बन रहा है। इसमें बहुत ही कॉशियसली कहना चाहिए, इनको अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मुंबई में मीटिंग होने जा रही है, वेरी गुड। उसके बाद अभी तो बहुत दूर है, कलकत्ता में भी होगी, यहाँ होगी, होनी भी चाहिए पूरे मुल्क में। मगर इनको जो अभी 11 लोगों की कमेटी बनने वाली है, तो अभी बनेगी। देखिए मेरा अपना मामला है, और उसमें एक जॉइंट सेक्रेटेरिएट की बात भी है, वो बहुत ही दूसरी बात कहना चाहता हूँ। सेकुलरिज्म की बात आपने कही, बहुत आपने भाषण दिया, ये किया, लेकिन सेकुलरिज्म की जब बात आती है तो यकीनन कहीं न कहीं जहन में एक बात आती है कि मुस्लिम्स कहाँ पर खड़े हैं, मुस्लिम्स कहाँ पर खड़े। बिल्कुल। तो आपको इस कमेटी फॉर्मेशन में, मेरी बात को और सुनिएगा, और उसके बाद जो कदम बढ़ाएंगे सेक्रेटेरिएट का, इसका उसका तमाम, कहीं न कहीं आप लगना चाहिए अवाम को, मुसलमान भी उसमें होना चाहिए, कहीं न कहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि वो भी है। तो ये बात गौर करने की है। जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंबलिज्म है। अब देखिए, अच्छा जब देखिए मैं तो देखिए ऐसा है, बड़े जो बहुत सारे लीडर हैं ना, उनको तो लोग मिल नहीं पाते, हम लोगों को मिल जाते हैं, पकड़ते हैं तो बात भी करते हैं, तो उनकी बातें हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा, जो मैंने बात कही अभी, ये बात मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मुझसे कही। तो बात तो बहुत सारी करते हैं, उसको छोड़िए, लेकिन जो बात खुद को अपील करे, उनकी बात सुनने के बाद उसके माने मतलब होते हैं। तो उनकी बात जो उन्होंने रखी उसमें मुझे दम नजर आया। तो ये बात, इस पे इन्हों को देखना पड़ेगा, मैसेज जाना चाहिए। अभी देखिए, जैसे ये आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी रायकी से कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया। आज बीजेपी और आप ही यहाँ पर रहेंगे दिल्ली के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी का कैडर क्या चाहता था कि बिल्कुल भी इससे समझौता ना होता हो, लेकिन हालात ने मजबूर किया। मैं इसको मजबूर कर सकता हूं, हालात का तकाजा है। वो दोनों आगे बैठे। अब असम में जब आप जाएंगे तो असम में वहां यूडीएफ थी। अगर वो आपसे अलग रहेगी तो आप क्या समझते हैं कि आप आमने सामने खड़े होंगे तो आपको उतनी मजबूती मिलेगी? तो मेरा कहना यह है कि आप अब जब कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो भी इंडिया है हेडेड बाई लेड बाई तो कांग्रेस रहेगा। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा छोड़ दीजिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का न भी हो, दूसरा भी हो, तब भी वो इंडिया तो हेडेड बाई कांग्रेस पार्टी रहेगी। सबसे बड़ी पार्टी वही है, और मल्लिकार्जुन सबसे बड़ी पार्टी वही है, और रहेगी भी। बिल्कुल, और रहेगी भी। जो नेशनल लेवल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट में मानता हूँ, ठीक है, अच्छा बयान उन्होंने दिया, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं। हालात बनेगा तो कांग्रेस की भी हो सकता है, हालात नहीं बनेगा तो कांग्रेस का नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा दिल देकर के, जिससे उन्होंने, खड़गे ने कहा है, अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर हो, इसकी कोई ये बहुत जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी इस तरह का। लेकिन अच्छी बात उन्होंने। अच्छा, एक तरफ से एक पत्रकार ने बड़ी दिलचस्प अच्छी बात कही, वो ये कह रहा था कि अब वहां पर केजरीवाल साथ आके बैठे, समझा आपने, आप AIUDF जो है उसको आपसे ठीक है, वहां से एनडीए से निकल गए, क्या हुआ, मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, नहीं है ना इस वक्त, तो उनको मिला के जोड़िए आप। बिल्कुल, शायद अगली मीटिंग में मुंबई वाली में आ जाए वो। इवन मैंने नहीं देखा। अच्छा, जितने भी वैसे फ्रेंच सीटर्स जितने हैं, एक चीज मैंने तो नहीं देखा, अगर ऐसा है तो मुझे बताइए आप। मेरे ख्याल में उन्होंने MIM को भी इनवाइट नहीं किया है। नहीं, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। तो अब वो उधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, और आप अपने यहाँ जो जितना रिफ्लेक्शन हुआ है पटना से की मीटिंग का या बेंगलुरु की मीटिंग का, कहीं कोई मुस्लिम फेस तो नजर आया नहीं। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सब चीजों का नहीं, लेकिन जब
एक एक चीज लेके चल रहे हैं, परसेप्शन क्या है, हाँ। वो चीजें लोगों को अपील करती हैं भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुस्लिम्स जो है हाँ। वो मुस्लिम लीडर के बारे में खुद उनकी राय क्या है, हाँ, वो क्या उनको कितना अच्छा कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मगर जब उनका वो कहीं रखे नहीं जाते तो खुद वो खुद सवाल करते हैं। हाँ, उनसे फिर ये होता है जबकि कि बनने के बाद भी हाँ। उनको बुरा कहेंगे, और हाँ। बनने से पहले ही बुरा कह रहे हैं। जी जी जी। लेकिन जी। उनको ये एहसास होता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, हमारा तो कोई होना इन चाहिए। चीजों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जी 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 जी। दोनों बात- में, पटना के उसमें, बेंगलोर के उसमें भी हाँ। कहीं कोई मुस्लिम नाम हाँ। नजर आया? हाँ, नहीं कोई नहीं आया ना। बल्कि अगर आप एमआईएम को बुलाते एक नाम नजर आता, जी, जी, अगर जी। आप आईयूडीएफ को बुलाते एक नाम नजर आता। नहीं, बल्कि पटना में तो इस हद तक मैंने भी हुआ सुनिए, था। मैंने पटना में तो पटना में तो इस हद तक भी हुआ था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद या इनकी तस्वीरें भी नहीं थी, उस पर शिकायत की थी लोगों ने, शिकायत की। साहब वो आपने बैकड्रॉप अच्छा, में। मैंने ये देखा था, लेकिन फिर हाँ। उसके बाद मैं देख नहीं पाया। हाँ। 2 दिन पहले थे कि मुस्लिम लीग को भी उन्होंने इनवाइट किया है, हाँ। लेकिन मुस्लिम लीग अगर वहां पर थी तो कहीं कोई, कल के अखबार में, कल के टीवी पर मुझे कहीं मुस्लिम लीग का कोई नजर तो आया नहीं। जी जी जी। तो वो आए नहीं, तो ये हाँ। बात होनी चाहिए कि हमने बुलाया मगर नहीं आए। जी जी जी। कि मैंने बुलाने की हाँ। बात देखी थी कि हाँ। उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, हाँ। तो अब किया नहीं किया, वो आए नहीं आए, ये बात साफ हो। सही, इसलिए कि सही। अगर वो नहीं आए हाँ। तो फिर लोग कहेंगे ना कि आप क्यों नहीं गए, जी तो जी। सवाल उनसे होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं तो फिर बिल्कुल। सवाल इनसे होगा। हाँ सही, ये बात बहुत ही अहम है जो आपने रखी कि देखिए, एक एहसास होना चाहिए कि मुस्लिम्स भी उसमें हैं, बल्कि सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि सिख भी हों, दूसरी एग्जैक्टली मेरा मतलब बिल्कुल, यानी वो नुमाइंदगी हो जो सेकुलर पार्टी में या सेकुलर अलायंस में नजर आनी चाहिए। सेकुलरिज्म के ताल्लुक से क्लियर कॉन्सेप्ट लेके जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हाँ। इंडिया जो है जी, सही जी, मानों जी, में, हाँ। इंडिया दैट इज भारत, और हाँ। इंडिया जो आपके अलायंस है, जी, जी, जी। वो दोनों को तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे हाँ। जब आप सही मानों में इस तरह का परसेप्शन लेकर यानी चलेंगे। पूरी तरह से सेकुलरिज्म को आप बढ़ाएं और वो दिखाएं भी, वो जाहिर भी हो, ताकि आपके साथ सब वो लोग जो पॉजिटिव सोच के साथ मुल्क को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं वो सब आपके साथ हों और बीजेपी को सही से हराया जा सके। क्योंकि बीजेपी को हराना एक बाकायदा ये मकसद है, जैसे कि हमारी बीच में बात हुई, बहुत ही दिलचस्प बात है। आखिर में मैं एक जोड़ना चाह रहा हूं, वो ये कि बीजेपी वालों ने पिछले कई साल में ये किया कि कोई भी सियासी हालात हो, जब इधर से कुछ हो और उधर से जवाब दिया जाए, या कोई वाकयात ऐसे हो तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था अपोजिशन पार्टियों को, आप तो सियासत कर रहे हैं। अरे सियासत तो करेंगे ही, क्या सियासत ना करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या पार्टी क्यों है? तो ये बहुत ही बेहुदा बातें हैं। ये इन बातों में कोई वो नहीं सियासत कर रहे हैं, सियासत तो कर ही रहे हैं, सियासत तो कर ही रहे हैं, हमने पॉलिटिकल बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, बात इस पे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। सियासत तो कर ही रहे हैं, हमारी पार्टी है, आप भी सियासत कर रहे हैं, आप भी सियासी पार्टी है, तभी तो हुकूमत में आए। हमारी सियासत ये है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हमारी पॉलिसी ये है, हमारा उसूल ये है, हम चाहते हैं, बेहतर समझते हैं कि हम मिल करके चलेंगे तो देश तरक्की करेगा। आप भी अंदर से चाहे महसूस करते होंगे, मगर आपका की स्ट्रेटजी का तकाजा ये है और आपका मैनिफेस्टो ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसके नाम पे पोलराइज करेंगे आपको। समझा आपने? तो मुनाफरत की आग में कादमी साहब इस पूरी तरह ढकेल दिया है कि उसको बयान नहीं कर सकते। मेरे बचपन में मैं ये देखता था कि हमारे घर पे मालूम हुआ कोई गैर मुस्लिम भाई नहीं, मैं समझ कोई हिंदू भाई आया हुआ है, अब वो हमारे अब्बा का दोस्त है, समझा आपने, ताल्लुकात में आया है, रात को स्टे कर रहा है, मगर सुनिए दूरी इतनी है कि वो मालूम हुआ कि गांव में कुम्हार आकर के उसका खाना बना रहा है, वो हमारे घर का खाना नहीं खाएगा, उसका मिट्टी का बर्तन ये वो सब कुछ है, यानी वो उनकी उनका एहतराम रखा है, उनका हमने रखा है, और वो हमारे यहाँ आए हैं दोस्ती के नाते। मजहब की पूरी उनका ख्याल रखें, हम रख रहे हैं, मगर हमारे दोस्त हैं, दिलों में मुनाफरत नहीं है। आज क्या है, दिलों में मुनाफरत है। जी, हर जगह ये जो इनके तमाम तमाशे हो रहे हैं। अभी मैंने देखा कि भाई सावन का मौसम चल रहा है, तो वो एक कौन से जो फूड कंपनियां जो फास्ट फूड सप्लाई करती हैं, उसका नाम है स्विगी और क्या क्या, उसका नाम था कि साहब वो नॉनवेज का सप्लाई कर रहा है। अब वो अंदर बनाता होगा, ये करता होगा, वो पैक कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? मतलब इस तरह की चीजें हैं बेसर पैर की, तो मुनाफरत फैल गई है, वो चीज खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है, और उसको डाइल्यूट करना, उसको कम करना। जो फसादात को भी मानता हूँ, झगड़े लड़ाई होते थे, भाई भाई में होता है, एक घर में सगे भाइयों में होता है, तो वो तो झगड़े लड़ाई होते थे, होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन मुनाफरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जेड के फैजान साहब, आपने 2-3 बातें। जीस्ट में पहले कभी इतनी परेशानी न थी, तंग दामानी थी लेकिन चाक दामानी न थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है।
ऐसे हालात अच्छा, नहीं और थे। ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है जो चल रहा है, जो इंडिया हाँ, है अब आगे बढ़ेगा, जी जी, इसके ताल्लुक से ये जो है गुमराह करने की पूरी कोशिश मीडिया, गोदी मीडिया कर रहा है। हाँ। ये अड़चने आएंगी, ये अड़चने आएंगी। अरे भाई, अड़चने तो हर काम में आती हैं, हाँ हाँ, आएंगी, सीट शेयरिंग में आएंगी, नहीं लेकिन सब ये सारे काम बीजेपी के आप ही करेंगे सब क्या? सॉर्ट आउट हो जाते हाँ, हैं। बिल्कुल 1977 अभी तो वक्त है, लेकिन 1977 हमने देखा है, जी, उसके हम हिस्सा रहे हैं भाई। हाँ, हाँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यूं सीटों का बंटवारा हो गया, यूं 1 to 1 लोगों ने चुन लिया, लड़ गए बिल्कुल लोग। नहीं, फराग दिली से अगर मिलेंगे, जबकि एक फौरी अलायंस हुआ था, हाँ हाँ, बहुत कम टाइम में हुआ था, बहुत कम टाइम में हुआ था, बिल्कुल, और बिना प्राइम मिनिस्टर का चेहरा दिया, प्राइम मिनिस्टर भी बाद में जी, जी, जीत के भी आ गई, किस शानदार तरीके से, और पार्टी भी और प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद के फैजान साहब। मुल्क के ताज़ा सियासी हालात पर आपसे बात हुई, आपने ये बात बहुत ही अहम कही कि जो ये इंडिया जो अलायंस बना है कांग्रेस की लीडरशिप में, उसमें सभी कम्युनिटीज का, खासतौर पर मुसलमानों का, सिखों का, बाकी सभी कम्युनिटीज का बाकायदा चेहरा सामने होना चाहिए, ताकि सबको और भरोसा हो कि ये हमारे ही नुमाइंदे हैं, और ये सब थक चुके हैं बीजेपी से, बीजेपी की सरकार से। अब इनको मजबूती से आना है, और जिस मजबूती से आएंगे उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि देश बेहतर रास्ते पर चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद के फैजान साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।